हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांभवी स्टडी पर। तो आज जो है हम लोग फरवरी में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का 2016 में फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को मतलब क्या करना चाहिए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। देखिए, ये यहाँ पर दूसरा जो है ये गलत है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, ये भी गलत है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपको सीटेट में जितने भी क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो वो आपको जो है ना बल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आंसर देने हैं। मतलब बच्चों को सबसे ज़्यादा महत्व देना है आपको इन आंसर को देते हुए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन के जवाब देने में आपको बच्चों को सबसे ज़्यादा महत्व देना है। और देखिए, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट है उसी को आपको अपना आंसर टिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर थर्ड में क्या कह रहा है कि व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। फोर्थ में क्या कह रहा है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देना चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, इन चारों में जो है ये आपका जो है सेकंड पहला वाला, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया, ये गलत है। सेकंड, ये भी गलत है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए शिक्षा की सुने और अनुपालन करे, ये भी गलत है। थर्ड, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ये भी गलत है। फोर्थ जो है आपका वो राइट आंसर है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसमें क्या कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। मतलब प्राथमिक विद्यालय में जो जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे हैं, तो उनके कक्षा कक्ष में जो है सक्रियबद्धता मतलब एक्टिव जो होता है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए, याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनना। पहला जो है, क्या ये सही है? शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना। तीसरा है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो देखिए, याद करना, प्रत्यास्मरण करना ये सक्रियबद्धता नहीं है। इसमें शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना ये भी इसका आंसर नहीं है। और शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, ये नकल करना हो गया, ये भी कोई सक्रियबद्धता नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये क्या है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो देखिए, ये जो है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है सक्रियबद्धता है। ठीक है, सक्रियबद्धता का अर्थ जो इसमें है ये यही है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या कह रहा है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो देखिए, अब आप लोगों को बताना है कि बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो देखिए, शिक्षक की जो है डांट से बचने के लिए, तो देखिए ये नहीं है। शिक्षक की डांट से बचने के लिए जो है वो कभी मतलब इसमें जो है कभी कोई भी बच्चा सृजनशील नहीं होता। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, देखिए दबाव में आकर भी कोई बच्चा सृजनशील नहीं होता। अपनी रुचि से और पुरस्कार के लिए, देखिए पुरस्कार के लिए भी कोई बच्चा जो है सृजनशील नहीं होता। लेकिन हाँ, अपनी रुचि से अगर कोई भी बच्चा किसी काम को अपनी रुचि से कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, उसका मन है करने का, तो वो सर्वाधिक सृजनशील होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका थर्ड होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो देखिए, ये जो है ये किसने कहा था, तो ये आपको बताना है कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्किनर, तो देखिए स्किनर इसका गलत आंसर है। युंग भी नहीं है। पावला भी नहीं है। पियाजे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्याजे जो हैं, प्याजे ने ही कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, यानी कि बच्चा जो है सक्रिय ज्ञान का निर्माता है। और तथा बच्चे जो है वो नन्हे वैज्ञानिक है, ये भी जो कहा था ये भी प्याजे ने ही कहा था। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और प्याजे से आपके जो है ना 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले जाता है, इसलिए प्याजे की थ्योरी जो है ना आप अच्छे से अपनी तैयार कर लेना। मैं भी आने वाले वीडियो में आपको जो है प्याजे की थ्योरी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ लगातार मेरे साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो देखिए जो बाल केंद्रित जो शिक्षार्थ का अर्थ पूछा जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का। तो देखिए बच्चे को नैतिक शिक्षा देना, बच्चे को नैतिक शिक्षा देना क्या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। देखिए ये जो अनुकरण करना, अनुगमन करना, ये जो है ना, ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में नहीं आता। देखिए बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो देखिए यहाँ पर जो है ये बच्चे की नैतिक शिक्षा देना, ठीक है। बच्चे ये इसका आंसर नहीं है, इसका सही, लेकिन इसका आपको देखना है राइट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर जो है बच्चे को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ये भी इसका गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चे की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। देखिए ये भी गलत है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बच्चे की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो देखिए ये नैतिक शिक्षा देना जो है ना, ये भी आपके थर्ड ऑप्शन में आ जाता है। इसलिए जो इसका थर्ड आंसर इस ऑप्शन होगा, इसका आपका राइट आंसर जो है वो थर्ड है, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि बच्चे की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, मतलब बच्चे जो कार्य करता है तो उसकी भागीदारी में उसको महत्व देना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा। इसमें क्या कह रहा है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है या कर सकती है। जब बच्चे के सामने जटिल परिस्थिति आ जाए तो उनको संसाधित करने में, उनको सॉल्व करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता न देकर, जिसमें बच्चा अपने निर्वाह करना सीखे, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रतियोगिता को, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? देखिए यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, सबसे पहले कार्य पूरे करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। देखिए जब बच्चे के सामने जटिल परिस्थिति आ जाएगी तो ये कोई सहायता नहीं हुई बच्चे की कि प्रतियोगिता को तुम और बढ़ावा दे दो और कहो कि जो बच्चा सबसे पहले कार्य पूरा करेगा उसको पुरस्कार देंगे। नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे में क्या कह रहा है कि कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने निर्वाह करना सीखे। तो देखिए ये भी गलत है। उस पर एक भाषण देकर, तो भाषण देकर जो है देखो जटिल परिस्थिति जो है ना वो संसाधित नहीं होंगी, सॉल्व नहीं होंगी। अगले में क्या कह रहा है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो देखिए ये इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका फोर्थ होगा कि क्या करना है इसमें जो है, जैसे जटिल परिस्थिति किसी बच्चे के सामने आ जाती है ना। आपने किसी बच्चे को कुछ ज़्यादा भारी काम करने के लिए दे दिया, कोई सवाल सॉल्व करने के लिए दे दिया, तो उसकी परिस्थिति को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कार्य को मतलब उसके जो है छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके उसको सवाल समझाइए। जैसे मान लिया आपने किसी बच्चे को एक जोड़ का सवाल दे दिया, तो उस बच्चे के हिसाब से जो है ये एक जटिल परिस्थिति है, क्योंकि वो बच्चा जो है अभी सवाल को सॉल्व करना नहीं जानता। तो आपको क्या करना है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर बताना है कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, मतलब ये चीज़ें उसको पहले छोटे छोटे हिस्सों में करके बताइए, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक की बच्चे की सहायता कर सकता है, इसका फोर्थ सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, मतलब बहुभाषी का मतलब बहुत सारी भाषाओं के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो इसका जो है, इसको भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है तो इसमें शिक्षक के द्वारा मतलब के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए इसको, नहीं। संसाधन के रूप में, समस्या के रूप में, बाधा के रूप में। तो देखिए भारत में जब अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं तो जो शिक्षक होता है उसको जो है, इसको एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका ही राइट आंसर होगा सेकंड आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिक्षार्थी से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। देखिए शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना, मान लिया हम कुछ किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, तो वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो क्या ये सही है? तो देखिए यहाँ पर देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। तो देखिए ये भी गलत है। प्रभावी आकलन युक्ति
नहीं है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्यान करते हैं और ज्ञान को जो क्या त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। फोर्थ में क्या कह रहा है, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका थर्ड होगा। देखिए अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, अपने आकलन को सरल करने के लिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, गलत है ये भी। थर्ड में क्या कह रहा है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति जो है वो अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को जो का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उसके सीखने का वक्र। जब शिक्षार्थियों को, स्टूडेंट्स को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो वो बेहतर होता है, अवनत होता है, स्थिर होता है, समान होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है बेहतर होता है। देखिए अवनत होता है ये गलत है, स्थिर होता है स्थिर नहीं होता, समान होता है ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा आपका वन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां मतलब जो बच्चा है उसके द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां वो क्या है यहाँ पर बताइए। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उसके चिंतन को समझने के अवसर, उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब शिक्षार्थी द्वारा गलतियां होती हैं या त्रुटियां होती हैं तो उसमें बच्चे को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, ये गलत है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, ये भी गलत है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। देखिए ये इसका राइट आंसर है थर्ड। उसके जो बच्चा है जब कोई गलतियां करता है, त्रुटि करता है तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु एक नमूने का अनुगमन करती हैं। देखिए जो विकास और वृद्धि वाला चैप्टर है तो उसमें ये कहा गया है, यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। ये तो सही है कि हर किसी व्यक्ति का जो विकास होता है वो अलग अलग होता है, किंतु एक नमूने का अनुगमन करती है। तो वो नमूना क्या है, देखिए विकास वाले चैप्टर में ये कहा गया है साफ साफ शब्दों में कि जो विकास होता है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर ये एडी से चोटी ये गलत है ना, अप्रत्याशित है ये भी गलत है, अव्यवस्थित है ये भी गलत है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर ये है। ये आप विकास और वृद्धि वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें जो है ये साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि जो विकास जो होता है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। देखिए यहाँ पर आपके जो है विकास के चैप्टर से अभी ये दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ, तो देख लेना आपकी विकास का जो वृद्धि और विकास वाला जो चैप्टर है आपको वो कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। वो 3 से 4 नंबर आपको दिलाने वाला चैप्टर है, इसलिए उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। देखिए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। देखिए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ये गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो आपका गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं होती वो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर और मृत्यु तक चलता रहता है, मतलब मृत्यु होने से पहले तक, जीवन पर्यंत तक। ठीक है, इसलिए ये गलत है। विकास एकल आयामी है, ये भी गलत है। विकास पृथक होता है, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो बताइए व्यक्ति जो होते हैं, जितने व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, भिन्नता होती है उनमें, वो किस कारण होती है। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। देखिए वातावरण के प्रभाव के कारण ये सही है, लेकिन वातावरण के साथ साथ कुछ और भी होता है, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत हो गया। जन्मजात विशेषताओं के कारण,
ये भी सही है, लेकिन ये मतलब ये जन्मजात विशेषताओं के कारण नहीं, ये गलत है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, देखिए ये इसका राइट आंसर है। प्रत्येक व्यक्ति में उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, ये गलत है। देखिए यहाँ पर जो है मतलब व्यक्ति जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो कुछ तो उनमें उनका वंशानुक्रम होता है, उन्हें उनके माता पिता अपने पूर्वजों से मिले हुए गुण होते हैं, और कुछ जो उनके आसपास का वातावरण होता है, तो इसके बीच की जो क्रिया होती है ना, अन्योन्य क्रिया बोलते हैं जिसे, उसके कारण जो है व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ वक्त पहले कराया था, उसमें गौण भूमिका निभाने के बारे में बात की गई थी। तो देखिए बच्चे के समाजीकरण में जो परिवार भूमिका निभाता है वो कौन सी भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण, मुख्य, रोमांचकारी, गौण। तो देखिए बच्चे के समाजीकरण में परिवार कम महत्वपूर्ण, ये गलत है। रोमांचकारी, ये भी गलत है। गौण, ये भी गलत है। मुख्य, तो देखिए जो बच्चे का परिवार होता है ना, तो वो समाजीकरण में, बच्चे के समाजीकरण में जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, और जो गौण भूमिका निभाता है वो विद्यालय हो गया था, पास पड़ोस हो गया था, तो ये जो है वो गौण भूमिका निभाते हैं, और जो बच्चे के समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन होता है? परिवार। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? सेकंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके 15वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो आपको ये बताना है कि सही मिलान वाला जोड़ा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना परक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। देखिए यहाँ पर जो है जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई हैं, तो उससे क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, आपको जीन पियाजे भी अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर जो मूर्त संक्रियात्मक है, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है मूर्त संक्रियात्मक में जो है बच्चा साधारण वर्गीकरण के करने के योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, तो देखिए इसमें अनुकरण प्रारंभ नहीं होता, ना ही कल्पना परक खेल। शैशवावस्था में बच्चा तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम कैसे हो जाएगा? नहीं होता ना, शैशवावस्था में तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता, वो खुद ही दूसरों पर निर्भर रहता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, देखिए यहाँ पर ये भी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है, मतलब किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है वह? देखिए प्रतीकात्मक विचार, तो यहाँ पर प्रतीक जैसे तो कुछ चीज़ दिया ही नहीं गया है, प्रतीकात्मक विचार तो इसका गलत हो गया। अहम केंद्रित चिंतन, यहाँ पर अहम केंद्रित की भी कोई बात नहीं हो रही। एक बच्ची है वो कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अहम केंद्रित की कोई बात नहीं। विपर्य चिंतन का भी कोई बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है ये कार्य कारण, ये कार्य कारण इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है आपका फोर्थ होगा। तो ये थे आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से और 15 क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।